नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी का। और आपको पता होगा कि जो आपका सेकेंड पेपर होने वाला है जनरल स्टडीज का, तो वहां पर पॉलिटी का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज से यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की, यानी कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। पहला पार्ट ये होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको यहाँ पर हम सब कुछ कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर बहुत ही आपको ध्यान से देखना है। तो आपको पता होगा बच्चों कि जो हमारा मूल संविधान था, क्या था भैया, जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल कितनी भाषाओं का वर्णन था? 14 भाषाओं का वर्णन था। और वर्तमान में ये अब हो गई हैं कितनी? 22 भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में अब हो गई हैं 22 भाषाएं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान में जो है हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो राजस्थानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा डिटेल में आपको समझा देते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि 21वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा भैया? 21वां संविधान संशोधन होता है, ये होता है 1967 में। और इसमें जो है 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को ये जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, तो अब भाषाएं कितनी हो गई? 15 हो गई। इसके बाद क्या होता है कि 71वां संविधान होता है आपका। कौन होता है भैया? 71वां संविधान होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक जोड़ी गई आपकी नेपाली, एक जोड़ी गई आपकी मणिपुरी। नोट करते चलिएगा हमारे साथ। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यहाँ पर ये 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? 15वीं भाषा आपने याद कर ली कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई सिंधी भाषा। ठीक है, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको हम याद कर सकते हैं नमक के नाम से। नमक, ये हमने ट्रिक आपको कराई भी है। ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी, का से हो जाएगा कोंकणी। ठीक है, तो नमक से याद कर लेंगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्लियर है? तो 15 तो हमारी भाषा सिंधी से कंप्लीट हो गई थी। अब ये 3 और जोड़ दी गई, तो अब कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है, कितनी भाषा हो गई? 18 भाषाएं हो गई। अब बची कितनी? 4 बची। तो भैया इसके बाद होता है आपका 91 नंबर का संशोधन। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है? ये होता है सन 2003 में होता है। ठीक है, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसकी ट्रिक है BDMS। इसकी ट्रिक क्या है? BDMS। ठीक है, बी से क्या होता है? बोडो। नोट करिएगा, बोडो। डी से हो जाएगा आपका डोंगरी। क्या हो जाएगा? डोंगरी। एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा आपका मैथिली। एम से मैथिली। एस से हो जाएगा संथाली। एस से हो जाएगा संथाली। ठीक है, BDMS यानी कि बोडो, डोंगरी, संथाली और ये है आपकी मैथिली। ठीक है, BDMS याद कर लीजिएगा। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा BDMS यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो पहले अब हमारी कितनी हो गई थी? 18 + 4 = 22। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हमने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन ये लिए हैं हमने, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? पहला तो क्वेश्चन ये बनता है आपका, तो ये लिए गए हैं USA यानी कि अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनका जो वर्णन है ये आता है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में मौलिक अधिकार की जो
वो संख्या है, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वो हैं 6। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर बात की जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो मूल संविधान जब आपका बना था तो उसमें मौलिक अधिकार थे 7। अब कितने हैं, 6 हैं। एक कौन सा हटाया गया है, तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और उसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ठीक है, इसको हम बाद में और आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किन अनुच्छेदों में आता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व, अभी हमने आपको बताया था अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। क्या बताया था, मौलिक अधिकार। जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमें ये याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत तो मौलिक अधिकार आते हैं जो कि यूएसए के संविधान से लिए गए थे और भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है नीति निर्देशक तत्वों की। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में। कहाँ आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में। वर्णन कहाँ पर है, भाग 4 में है भैया। कहाँ पर है, भाग 4 में है। कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, कौन से भाग में है, भाग 4 में है। किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताइएगा सभी लोग। मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या फिर मौलिक कर्तव्य, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर एक नाम यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनके अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 32 में। कहाँ पर है भैया, आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल जो 32 है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा के रूप में माना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर नाम ना दे, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा प्रस्तावना। क्या आंसर होगा भैया, प्रस्तावना। अगर आपसे नाम ना दे कोई पर्टिकुलर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर पूछे तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना, जिसको हम प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। जिसको हम प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रेम्बल और हिंदी में प्रस्तावना। क्लियर है, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने भाग होते हैं। संसद के कितने भाग होते हैं, बताइएगा भैया। संसद के कितने भाग होते हैं, 6 होते हैं कि 3 होते हैं, 11 होते हैं कि 5 होते हैं। तो 6 अभी हमने क्या बताया था, कितने हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार, 6 हैं। और जो संसद के भाग हैं वो होते हैं भैया 3। यहाँ पर हम लिख देते हैं संसद, समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, संसद लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट, जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये होते हैं संसद के 3 भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो संसद है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो संसद है भैया ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो संसद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में। कहाँ पर किया गया है, 79 79 में। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का वर्णन कहाँ पर किया गया है, राज्यसभा का वर्णन कहाँ पर किया गया है, किस अनुच्छेद में है, तो 80 में किया गया है। इसके बाद अगर पूछ ले कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 81 में किया गया है। तो ये सीरियल वाइज आपको याद हो जाने चाहिए। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, इसकी हमने ट्रिक बनाई है सरला। ये सा है, ये रा है, ये ला है।
तो सर ला, सा से हो जाएगा संसद, ये है 79 में। रा से हो जाएगा आपका राज्यसभा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 80 में। ला से हो जाएगा लोकसभा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। याद हो गया? ठीक है। एक बात यहाँ पर और पूछी जाती है कि उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, याद हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है किस संविधान संशोधन के द्वारा? बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था भैया? बताइएगा कब हुआ था? 1992 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन। और इसी में जो है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो है वर्णन किया गया है और ये आता है अनुसूची 11 के अंतर्गत। ठीक है, अगर बात करें 71वां संविधान संशोधन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर ये भी हुआ था आपका 1992 में। यहाँ पर क्या हुआ था? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जिनको हमने बताया था नमक के नाम से, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, याद है आपको? 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं या बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, और इसको जो है रखा गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी में आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायतों के लिए, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? बताइएगा कितने विषय निर्धारित किए गए हैं पंचायतों के लिए? तो भैया यहाँ पर अगर बात करें पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन आता है। और उसके बाद अगर देखें भाग कौन है, तो भाग आता है आपका 9। भाग कौन आता है? भाग आता है 9। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है आपका 243 से लेकर 243 ओ तक। यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है? बताइएगा, वेतन भत्तों का उल्लेख है, ये किस सूची में है, ये आपको बताना है। पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको समझना है इस क्वेश्चन को। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहली अनुसूची में आप लोग बताइएगा कि किसका वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर राज्य और संघ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। राज्य व जो संघ क्षेत्र हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। किसमें? पहली अनुसूची में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो दूसरी अनुसूची में हमारा वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में क्या है? यहाँ पर बताया गया है शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। किसके बारे में? प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 69 क्या कहता है? ये उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 159 की, अगर बात करें आर्टिकल नंबर 159 की, तो ये बात करता है राज्यपाल की शपथ के बारे में। राज्यपाल की शपथ के बारे में बात करता है कौन? आर्टिकल नंबर 159। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ पर है? तो ये है आपका दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, तीसरी अनुसूची हमने आपको बता दी। चौथी अनुसूची में क्या है ये भी बता दीजिएगा जरा। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी की अगर बात करें तो यहाँ पर
राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है? क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्या है भैया? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ये है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं आगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम पंचायती राज में चल रहे थे, यानी कि पंचायतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जरा आप ये बता दीजिएगा कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ये आपको बताना है। आर्टिकल कौन सा है बताइएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि नगर पालिकाओं का वर्णन कहाँ पर किया गया है। भाग 3 में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत बताया था। याद होगा, नहीं याद है तो फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन, भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है, हमने बताया था। भाग 9 का ये हो जाएगा नगर पालिकाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर बचा भाग 4। तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसका वर्णन आता है अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है 36 से 51 आर्टिकल में और भाग 4 में आता है। ठीक है, यहाँ पर नगर पालिकाओं के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 का। ठीक है, और अनुसूची कौन सी हो जाएगी जरा ये भी बता दीजिएगा। नगर पालिकाओं के लिए अनुसूची कौन सी हो जाएगी? भाग तो आपने बता दिया 9 का है, अनुसूची हो जाएगी 12वीं। ठीक है, अनुसूची हो जाएगी 12वीं। क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है ये आपको बताना है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये है राज्य सूची। ठीक है, कहाँ पर है? राज्य सूची। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बताना है। क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। सीटों का यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अनुसूचित जातियां हैं या फिर अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण कौन सा जो है अनुच्छेद यहाँ पर प्रदान करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 243 डी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ये आपको बताना है कौन सी समिति के द्वारा यहाँ पर ये अनुशंसा सर्वप्रथम की गई थी। पहला ऑप्शन है अशोक मेहता, फिर है सरकारिया, फिर है LM सिंघवी समिति, फिर है बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात की जा रही है, तो ये जो है किसके द्वारा लाई गई? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में, 1957 में। ठीक है, याद हो गया। अब अगर बात करें कि ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है आपकी, ये जो पंचायती राज प्रणाली है आपकी, ये किस राज्य से और किस जिले से प्रारंभ हुई थी? यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। तो राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से इसको जो है प्रारंभ किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रारंभ कब किया गया था इसकी डेट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले से इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? ये आपकी 1957 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है,
यहाँ पर आप बताइएगा द्विस्तरीय, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आप चेंज कर लीजिएगा, द्विस्तरीय बताइएगा ये किसके द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन आपका है द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन हमने बदल दिया है, आपको बताना है यहाँ पर द्विस्तरीय के बारे में। द्विस्तरीय किसके द्वारा लाई गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो द्विस्तरीय जो लाई गई थी ये लाई गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली लाई गई थी। कब लाई गई थी तो 1977 1977 में लाई गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें एम.एल. सिंघवी समिति की, एम.एल. सिंघवी समिति ये कब आई थी, ये आई थी 1986 में, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा 1986 में। क्लियर है। तो द्विस्तरीय अगर आपसे पूछा जाए तो अशोक मेहता समिति, त्रिस्तरीय पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन दिया है 11 जुलाई, तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसके बाद दिया गया है 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बचा क्या, 24 अक्टूबर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही यहाँ पर इसका दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यहाँ पर बात की जा रही है, आपको बताना है कि इसमें जो है स्थायी सदस्य कितने हैं। ठीक है, बताइएगा स्थायी सदस्य कितने हैं और अस्थायी सदस्य भी बताइएगा कितने हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्थायी, सबसे पहले आप लोग स्थायी बताइएगा। तो स्थायी यहाँ पर है 5, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसको अगर हम यहाँ पर इसके भाग आपको बताएं तो इसमें जो है टोटल कुल जो है 15 कुल सदस्य हैं, 15 जो है कुल सदस्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, अब इन 15 में से जो स्थायी हैं और अस्थायी हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं अस्थायी। अस्थायी कितने हैं, तो 10 हैं। और स्थायी अगर आपसे पूछा जाए, स्थायी अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हैं, 5 हैं, जो कि यहाँ पर पूछा भी गया है। स्थायी सदस्य कितने थे, 5 थे। ठीक है, अब स्थायी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये 5 कौन से देश हैं ये आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। 5 जो स्थायी हैं वो कौन कौन से हैं, नोट करिएगा हमारे साथ। पहला है आपका एक तो यूएसए, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, यूके, ठीक है, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं समझिएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है ये। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम हो गया। उसके बाद आपका एक चाइना हो गया, उसके बाद आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रांस हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फ्रांस, रूस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, अमेरिका। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 स्थायी देश आते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इन 15 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी बताइएगा। होमवर्क का जो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।